जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब जो पेपर आपका 7 जुलाई को होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस तरीके से होता है। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। अनियमित और असंबद्ध होता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित तरीके से होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है कि विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में ही विभिन्न समझ वाले दो व्यक्तियों समान समझ पर पहुंचते हैं। चौथा है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच अबद्ध है। संरक्षण वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 3 का कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, कोहलर वर्ग से पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रिया पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग पूरी तरीके से क्या है, सुरक्षित रहता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि दंड और आज्ञा पालक अभिविन्यास। दूसरा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तीसरा है यांत्रिक उपदेश अभिविन्यास। चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, इसमें पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर्स के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्ध के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। यहाँ पे बुद्ध के प्रकार दिया है और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, ठीक है, इसमें से आपको मैच कराना है कौन सा ऑप्शन सही है। स्थानिक क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक। अंतरावैतिक क्या होता है, विक्रेता होता है। भाषिक मूर्तिकार। वहीं शारीरिक गति संवेदना क्या होती है, खिलाड़ी होता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे वाइगोस्की से पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है कि बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तीसरा है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। चौथा है कि स्कीमा के परिकलन में परिपक्वन में, ठीक है, सॉरी, स्कीमा के परिपक्वन में बच्चों की संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम बात करें तो लेविन्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता करता है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचारने में भी सहायता करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। दूसरा है कि समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तीसरा है कि एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्शों को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए? एक गुण और साधन के रूप में, एक रुकावट के रूप में, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो बिल्कुल दोस्तों अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कहा गया है कि बाल केंद्रित कक्षा वह होती है जिसमें, बाल केंद्रित कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के रूप में उपयोग करता है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड प्रयोग करता है, अध्यापक लचीला है और वह प्रत्येक बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। वहीं चलें अगले प्रश्न पे पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं? बिल्कुल वाइगोस्की के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, अल्बर्ट बंडूरा या बीएफ स्किनर। तो यहाँ पे अगर सामाजिक संस्कृति की बात की जा रही है तो लेव वाइगोस्की जो है वो इसके लिए माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? पहला, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमी नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तक और स्पर्शी सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पूछा गया कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? पहला है कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंधन करना, बच्चों को क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? पहला, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप करा के।